प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओ's डेडली लव। रूहानी को अपने दिल में आतिश के लिए प्यार का एहसास होने लगता है। रूहानी ऐश्वर्या जी को मेहंदी लगाने की बात कहती है। अब आगे। अगले ही दिन आतिश और शनाया की शादी थी, जिसकी खुशी शनाया और उसके परिवार वालों के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि आज सच में इनकी लॉटरी लगने वाली है। लेकिन वो तो क्या, पूरा परिवार ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आज यहाँ पर शादी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला था। खैर, इस वक्त शनाया खुशी से अपनी कमर मटकाते हुए आतिश के कमरे की तरफ जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आज शादी के बाद आतिश को अपने वश में करना चाहती थी। वो उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आतिश इस बात से बेखबर अपने कमरे में बिजनेस सूट पहनकर तैयार खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी टाई के रिबन पर गई तो उसे एक ही बात याद आ गई, जिसके चलते वो सीधा अपने कमरे से निकलकर बगल वाले कमरे के अंदर घुस गया, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, सामने का नजारा देखकर वो कहीं खो सा गया। उसकी आंखें बस एक ही जगह पर जम सी गई थी, क्योंकि रूहानी इस वक्त अपने खुले हुए लंबे काले बालों को टॉवल से पहुंच रही थी। उसकी खुली हुई पीठ इस वक्त आतिश के सामने थी, जिस पर पानी की बूंदें गिरती हुई उसकी कमर से नीचे की तरफ जा रही थी। शायद उसने अपनी सूट की डोरियों पर ध्यान नहीं दिया था, वो उन्हें बांधना भूल गई थी। जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो उसने जल्दी से पलटकर उस इंसान को देखने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद पलक होगी, लेकिन अपने सामने आतिश को खड़ा देखकर वो हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट में उसने बिना खुद की तरफ ध्यान दिए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे? आपको कुछ काम था मुझसे? रूहानी की बात सुनकर आतिश अपने होश में आया और अपनी गहरी नजरों को उसके चेहरे पर टिकाते हुए बोला, हाँ, ये टाई बनवानी थी तुमसे, जरा बांध दो। उसने बिना अपनी नजरें रूहानी की झुकी हुई पलकों पर से हटाए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, तो रूहानी ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और उसके कदम आतिश की तरफ बढ़ने लगे। उसने उसके हाथों से रिबन पकड़ा और उसे गले पर लपेटते हुए बांधने लगा। इसी सब के बीच आतिश ने अपने हाथों को रूहानी की कमर पर रख दिया। रूहानी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि वो उसकी टाई बांधने में बिजी थी। वहीं आतिश बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके खिले हुए चेहरे को निहारने में लगा हुआ था। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि दरवाजे के पास खड़ी शनाया रूहानी को अपनी गुस्से से लाल लाल आंखों से घूरे जा रही थी। उसकी नजरें बार बार रूहानी की कमर पर रखे आतिश के हाथ और उनके बीच के फासले पर थी। कुछ देर के बाद जब रूहानी ने अपना काम कर दिया तो उसने दूर जाते हुए कहा, हो गया, अब आप अपनी मीटिंग में जा सकते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर आतिश ने वापस से अपनी शिद्दत भरी नजरों से उसे देखा और फिर वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शनाया, जो बालकनी की आड़ में छिप गई थी, वो सीधा रूहानी के कमरे में घुस गई और बिना देखे उसे खींच कर 2 थप्पड़ लगा दिए। रूहानी इन सब बातों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। थप्पड़ पड़ने की वजह से वो सीधा पास के रखे टेबल से टकराकर जमीन पर गिर गई और इसी के साथ उसके मुंह से जोरदार आह की आवाज निकली, क्योंकि उसे 3 जगह चोट लग गई थी। ठीक 2 सेकंड के बाद उसे जब कुछ समझ में आया तो बस इतना ही कि उसका शरीर दर्द कर रहा था, खास करके उसकी कमर, जहाँ से अब हल्का सा खून भी निकलने लगा था। वो अब भी अपने दर्द को संभालने की कोशिश कर रही थी कि उससे पहले ही शनाया ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और फिर बेहद नफरत और गुस्से के साथ उससे कहा, फिर से अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया ना तुमने? वापस से अपनी मनहूसियत तुम मेरी शादी में फैलाना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आतिश पर अपने डोरे डालने की? हो बोलो, लगता है तुम मुझे भूल गई हो। हाँ, मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर इतनी तो शर्म होगी कि तुम हमेशा की तरह वापस से मेरी खुशियों को छीनने की कोशिश नहीं करोगी। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम मनहूस हो और हमेशा मनहूस रहोगी। अपनी इस गंदी शक्ल को लेकर मेरे आतिश को रिझाने की कोशिश मत करना, समझी तुम? वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि दोबारा तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। और वैसे भी आज आतिश मेरा हो जाएगा, तो अब उसकी तरफ आंखें उठाने के बारे में सोचना भी मत। इडियट, अब जाओ यहाँ से। इतना कहते ही उसने वापस से रूहानी को जोर से धक्का दिया और अकड़ते हुए वहां से चली गई। रूहानी, जो बेड के पास नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगे थे। अगर वो चाहती तो उसकी बातों का पलटकर जवाब देती, लेकिन वो उसकी बड़ी बहन थी और कहीं ना कहीं शायद उसको ये गलतफहमी हो गई थी कि आतिश और उसके बीच में कुछ चल रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ शनाया की बुरी सोच थी। वहीं दरवाजे के पास खड़ा आतिश इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसके हाथों, गर्दन और यहाँ तक कि माथे की नसें भी साफ साफ दिखाई देने लगी थी। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने एक बार गुस्से से रूहानी को घूरा और वहां से चला गया। हर बीतते वक्त के साथ आतिश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब उसके गुस्से के शांत होने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही थी। शाम का वक्त हो चुका था। द ग्रेट बिजनेसमैन आतिश रानावत और सुपर मॉडल शनाया सिंघानिया की शादी थी। पूरा मेंशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मीडिया रिपोर्टर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आज उस मेंशन के बड़े से हॉल में मौजूद थे, क्योंकि उन्हें खुद आतिश रानावत ने इनविटेशन दिया था। बहुत सारी फैमिली सेलिब्रिटीज की भी वहां पर मौजूद थी। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। सिंघानिया परिवार के लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन रानावत परिवार के लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वो सब दिखाने के लिए ही थी। वो खुद जानते थे कि वो कैसे इस शादी को होने दे रहे थे। पलक से लेकर आदित्य और सिया ने भी अपनी कोशिशों को बंद कर दिया था, क्योंकि अब उन्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वो शादी को रोक सके। ब्लू और रानी पिंक कलर की साड़ी में ऐश्वर्या जी सभी गेस्ट का स्वागत कर रही थी। जब पंडित ने उन्हें वर को बुलाने के लिए कहा तो उन्होंने
आतिश को मंडप की तरफ बुलाया। कुछ ही देर के बाद सब लोगों की नजरें सामने से आते हुए 3 बेहद हैंडसम, अट्रैक्टिव और एलिगेंट दिखने वाले खूबसूरत लड़कों पर थी। उन्हें देखकर कोई भी यही कहता कि वो किसी रियासत के राजकुमार लगते थे। हॉल में मौजूद सब लोगों का अटेंशन सिर्फ उन तीनों पर चला गया था। उनको देखकर वहां पर आई हुई हर एक लड़की खुद को उनकी बाहों में इमेजिन करने से रोक नहीं पा रही थी। सबसे बीच में आतिश लाइट पिंक और क्रीम कलर का कस्टम मेड शेरवानी पहनी, हाथों में महंगी और ब्रांडेड वॉच, क्रीम कलर की मोजड़ी और चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा हुआ था। उसका रुतबा उसे बेहद कातिलाना बना रहा था। क्या रूहानी को तकलीफ देने के लिए शनाया खेलेगी अब कोई नया खेल? क्या वाकई में बंध जाएंगे आतिश और शनाया शादी के बंधन में? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। जबकि अरशद और अर्नब दोनों मिस्टर विलियम से बातें कर रहे थे। मिस्टर विलियम उनके बेहद खास लोगों में से एक फॉरेनर थे। ऐश्वर्या जी ने बड़े ही प्यार और थोड़ा बुझे मन से आतिश के सर पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लिया और फिर पीछे मुड़ गई। उनके ऐसा करते ही सबकी नजर उनके पीछे खड़ी पलक पर चली गई। साथ ही अर्नब का ध्यान भी पलक पर गया। डार्क ब्लैक और लाइट रेड कलर की बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत सी डिजाइन किए हुए लहंगे को पहने, अपने कंधों से नीचे आते हुए बालों को खुला छोड़े और चेहरे पर लाइट मेकअप, वो भी रेड लिपस्टिक और काजल से, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। पलक को इस तरह से देखकर उसके खुद के घर वाले भी शौक में थे और अब अर्नव भी उसे लगातार देखे जा रहा था। वो पलक के सुंदर से चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाए एक टक उसे निहार रहा था। पलक अपने हाथों में एक थाली पकड़े हुई थी। अगले ही पल ऐश्वर्या जी ने एक बेहद खूबसूरत सी क्रीम कलर की पगड़ी आतिश के सर पर पहना दी। ये उनके यहाँ पर एक बहुत पुराना रस्म था जिसे पूरा तो बाप करता था, लेकिन आतिश के पापा के इस दुनिया में ना होने की वजह से ये रस्म आज उसकी माँ ने पूरी की थी। तभी पंडित जी ने कहा, यजमान दूल्हे को बुलाइए, हमें मुहूर्त के हिसाब से पहले अग्नि कुंड की पूजा करनी होगी जिसे दूल्हा ही करता है। पंडित जी ने वीरेंद्र जी की तरफ देखकर कहा तो उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर सामने किया पर गई जो सिया के साथ आ रही थी। लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहने वो बेहद क्यूट लग रही थी। उन्होंने उसे देखकर कुछ इशारा किया तो उसने जल्दी से आतिश के पास जाकर उसे मंडप पर आने के लिए कहा। आदित्य की गोद में बैठी आन्या लगातार आदित्य की पगड़ी को खींच रही थी। आतिश जो अभी मिस्टर विलियम से बातें कर रहा था, उसने जब किया की बातें सुनी तो बिना कुछ कहे मिस्टर विलियम को एक्सक्यूज मी कहकर वो वहां से मंडप की तरफ बढ़ चला। उसको वहां पर बैठा देखकर अर्नव और अरशद का मन एकदम उदास हो गया, क्योंकि अर्नव और अरशद दोनों ही आतिश की शादी शनाया से नहीं बल्कि रूहानी से करवाना चाहते थे। और उधर आतिश की नजरें कब से सामने की तरफ देखे जा रही थी, जैसे उसे किसी को देखने की बड़ी तमन्ना हो। अनायास ही उसकी नजर सर्वत्र और अथर्व के साथ आ रही रूहानी पर पड़ी। बेबी पिंक कलर के क्रीम कलर के डिजाइनर लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हॉल में मौजूद सारे लड़कों और बड़े बड़े यंग बिजनेसमैन की नजरें उसके बेदाग और खूबसूरत से चेहरे पर रुक गई थी। उनको देखकर बस यही लग रहा था कि वो रूहानी को बार बार देखना चाहते थे। उनको इस तरह देखने पर जहाँ रूहानी बहुत ही असहज हो गई थी, वहीं आतिश गुस्से में अपनी तीखी नजरों से वहाँ मौजूद सब लोगों को देख रहा था जो रूहानी को अपनी आंखों में प्यार और हवस के साथ देख रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा, दुल्हन को मंडप पर बुलाइए, शादी की रस्मों को शुरू करने का शुभ मुहूर्त हो गया है। पंडित जी के ये कहने पर रवीना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पंडित जी, वो बस अभी आ ही रही है। ये सुनते ही पलक और बाकी सबके चेहरे उदास हो गए। बस रूहानी थी जो एकदम चुपचाप खड़ी हुई शादी की रस्मों को देख रही थी। मीडिया वाले लगातार आतिश के फोटो अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और साथ ही राणावत परिवार और मेंशन की फोटोज भी उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर ली थी। लेकिन उनकी नजरें जैसे ही रेड कलर का बेहद खूबसूरत और भारी शादी का जोड़ा पहने शनाया पर गई तो वो दौड़कर उसकी तरफ चले गए। आखिर कोई कैसे इतने बड़े बिजनेसमैन की होने वाली वाइफ की तस्वीरें छोड़ देता, और जब खुद वो इतनी बड़ी सुपर मॉडल हो। शनाया ने इस वक्त हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरी कैरी किया हुआ था। वो हमेशा के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। आखिर किसी लड़की की शादी में वो सबसे खूबसूरत भला क्यों नहीं लगती। शनाया ने सामने जैसे ही आतिश को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी कि किसी को भी अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर दे। कुछ ही देर के बाद शनाया की दोस्त मोनिका ने उसे ले जाकर आतिश के बाजू में बिठा दिया, जो इस वक्त $1 बिलियन की स्माइल लेकर सातवें आसमान पर उड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक जाने माने बिजनेसमैन शेखर दत्त पर पड़ी तो उसके चेहरे पर उससे भी बड़ी मुस्कुराहट आ गई, जिसे वहां पर मौजूद किसी ने भी नोटिस नहीं किया था सिवाय रूहानी के, जो लगातार शनाया के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी, जिस वजह से उसकी नजरें भी शेखर दत्त पर चली गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि ये आतिश के दुश्मनों में दूसरे नंबर पर आने वाला शख्स था। शेखर को कई बार रूहानी ने शनाया को देर रात घर छोड़कर आते हुए देखा था। उसने जब दोबारा से अपनी आंखें शनाया पर टिकाई तब उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूरकर चुप रहने का इशारा किया, जिसे देखकर रूहानी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शनाया के बैठने के बाद पंडित जी ने शादी की रस्मों को शुरू करते हुए मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। वहीं आतिश जो अभी हवन कुंड में जल रही अग्नि को लगातार घूर रहा था, उसने अपनी आंखों को उठाकर सबसे पहले रूहानी की तरफ उसके मासूम चेहरे को देखा। उसकी नजरें भी आतिश की नजरों से टकरा गई थी, एक दूसरे की नजरों को अपने ऊपर महसूस करके जैसे दोनों का ही दिल जोरों से धड़क उठा था। लेकिन इन सब में शनाया लगातार अपनी आंखों से रूहानी के चेहरे को घूर रही थी। रूहानी की अपनी नजरें हटा लेने से आतिश की आंखें छोटी और सिकुड़ गईं। उसने उसके ऊपर से अपनी नजरें हटाकर सबसे पीछे लाइन में खड़े अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो इन सब लोगों ने अपना सर नीचे झुकाकर उसको ग्रीट करते हुए मेंशन के सभी खिड़की और दरवाजे
यहाँ तक कि मेन गेट को भी बंद कर दिया। बाहर से देखने पर यह मेंशन जितना बड़ा था उससे भी कहीं ज्यादा अंदर से था। लगभग 500 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकते थे। उन सभी बॉडीगार्ड ने जब अपना अपना काम कर लिया तो उन सभी लोगों ने अपने हेड यानी कि विक्रम शर्मा को आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। उसने उनका इशारा पाते ही सीधा आतिश की तरफ देखा। वहां से हॉल में बने 2 तरफ से आती सीढ़ियों के ऊपर लगे पर्दे को नीचे गिरा दिया। उधर पंडित जी ने कहा, वधु अपना हाथ वर के हाथों में दे। पंडित जी के शब्द को सुनते ही जब शनाया ने अपने हाथ को सामने बढ़े हुए आतिश के हाथों पर रखने के लिए उठाया, तभी वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक सफेद रंग की स्पॉटलाइट उस बड़े से पर्दे पर चली गई जिसे विक्रम ने अभी अभी नीचे गिराया था। आखिर कौन सा बड़ा राज आने वाला था सामने? क्या था आतिश का नया खेल? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज बैडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश और शनाया की शादी का दिन आ जाता है। रूहानी को आतिश के लिए अपने दिल में फीलिंग्स होने लगती है। अब आगे। वाकई में आतिश को भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। आतिश के पास ही खड़ा हुआ था अरशद, जिसने डार्क ग्रीन कलर का कुर्ता, उस पर चमकता हुआ डायमंड का फ्लावर और पत्तियों से बना हुआ ब्रूच पहना हुआ था। हाथों में ठीक वैसा ही वॉच जैसा कि आतिश ने पहना हुआ था। अरशद खड़ा सबको अपनी पैनी निगाहों से घूर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। वहीं उनकी तीसरी साइड डार्क ब्लैक कलर का कुर्ता और उस पर लगे डायमंड, तितली और फूलों से बने ब्रूच को पहने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था अर्नव, जो उन दोनों से ज्यादा लड़कियों को अपने डेंजरस और बेहद हैंडसम लुक से पागल कर रहा था। आतिश ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और फिर सीधा जाकर अपनी माँ ऐश्वर्या जी के सामने खड़ा हो गया, जबकि अरशद और अर्नव दोनों मिस्टर विलियम से बातें कर रहे थे। मिस्टर विलियम उनके बेहद खास लोगों में से एक फॉरेनर थे। ऐश्वर्या जी ने बड़े ही प्यार और थोड़ा बुझे मन से आतिश के सर पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लिया और फिर पीछे मुड़ गई। उनके ऐसा करते ही सबकी नजर उनके पीछे खड़ी पलक पर चली गई। साथ ही अर्नव का ध्यान भी पलक पर गया। डार्क ब्लैक और लाइट रेड कलर की बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत सी डिजाइन किए हुए लहंगे को पहने, अपने कंधों से नीचे आते हुए बालों को खुला छोड़े और चेहरे पर लाइट मेकअप, वो भी रेड लिपस्टिक और काजल से, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। पलक को इस तरह से देखकर उसके खुद के घर वाले भी शौक में थे और अब अर्नव भी उसे लगातार देखे जा रहा था। वो पलक के सुंदर से चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाए एकटक उसे निहार रहा था। पलक अपने हाथों में एक थाली पकड़े हुई थी। अगले ही पल ऐश्वर्या जी ने एक बेहद खूबसूरत सी क्रीम कलर की पगड़ी आतिश के सर पर पहना दी। ये उनके यहाँ पर एक बहुत पुराना रस्म था जिसे पूरा तो बाप करता था, लेकिन आतिश के पापा के इस दुनिया में ना होने की वजह से ये रस्म आज उसकी माँ ने पूरी की थी। तभी पंडित जी ने कहा, यजमान दूल्हे को बुलाइए, हमें मुहूर्त के हिसाब से पहले अग्नि कुंड की पूजा करनी होगी जिसे दूल्हा ही करता है। पंडित जी ने वीरेंद्र जी की तरफ देखकर कहा तो उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर सामने किया पर गई जो सिया के साथ आ रही थी। लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहने वो बेहद क्यूट लग रही थी। उन्होंने उसे देखकर कुछ इशारा किया तो उसने जल्दी से आतिश के पास जाकर उसे मंडप पर आने के लिए कहा। आदित्य की गोद में बैठी आन्या लगातार आदित्य की पगड़ी को खींच रही थी। आतिश जो अभी मिस्टर विलियम से बातें कर रहा था, उसने जब किया की बातें सुनी तो बिना कुछ कहे मिस्टर विलियम को एक्सक्यूज मी कहकर वो वहां से मंडप की तरफ बढ़ चला। उसको वहां पर बैठा देखकर अर्नव और अरशद का मन एकदम उदास हो गया, क्योंकि अर्नव और अरशद दोनों ही आतिश की शादी शनाया से नहीं बल्कि रूहानी से करवाना चाहते थे। और उधर आतिश की नजरें कब से सामने की तरफ देखे जा रही थी, जैसे उसे किसी को देखने की बड़ी तमन्ना हो। अनायास ही उसकी नजर सर्वत्र और अथर्व के साथ आ रही रूहानी पर पड़ी। बेबी पिंक कलर के क्रीम कलर के डिजाइनर लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हॉल में मौजूद सारे लड़कों और बड़े बड़े यंग बिजनेसमैन की नजरें उसके बेदाग और खूबसूरत से चेहरे पर रुक गई थी। उनको देखकर बस यही लग रहा था कि वो रूहानी को बार बार देखना चाहते थे। उनको इस तरह देखने पर जहाँ रूहानी बहुत ही असहज हो गई थी, वहीं आतिश गुस्से में अपनी तीखी नजरों से वहाँ मौजूद सब लोगों को देख रहा था, जो रूहानी को अपनी आंखों में प्यार और हवस के साथ देख रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा, दुल्हन को मंडप पर बुलाइए, शादी की रस्मों को शुरू करने का शुभ मुहूर्त हो गया है। पंडित जी के ये कहने पर रवीना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पंडित जी, वो बस अभी आ ही रही है। ये सुनते ही पलक और बाकी सबके चेहरे उदास हो गए। बस रूहानी थी जो एकदम चुपचाप खड़ी हुई शादी की रस्मों को देख रही थी। मीडिया वाले लगातार आतिश के फोटो अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और साथ ही रानावत परिवार और मेंशन की फोटोज भी उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर ली थी। लेकिन उनकी नजरें जैसे ही रेड कलर का बेहद खूबसूरत और भारी शादी का जोड़ा पहने शनाया पर गई तो वो दौड़कर उसकी तरफ चले गए। आखिर कोई कैसे इतने बड़े बिजनेसमैन की होने वाली वाइफ की तस्वीरें छोड़ देता, और जब खुद वो इतनी बड़ी सुपर मॉडल हो। शनाया ने इस वक्त हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरी कैरी किया हुआ था। वो हमेशा के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। आखिर किसी लड़की की शादी में वो सबसे खूबसूरत भला क्यों नहीं लगती। शनाया ने सामने जैसे ही आतिश को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी कि किसी को भी अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर दे। कुछ ही देर के बाद शनाया की दोस्त मोनिका ने उसे ले जाकर आतिश के बाजू में बिठा दिया, जो इस वक्त $1 बिलियन की स्माइल लेकर साथ में आसमान पर उड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक जाने माने बिजनेसमैन शेखर दत्त पर पड़ी तो उसके चेहरे पर उससे भी बड़ी मुस्कुराहट आ गई, जिसे वहां पर मौजूद किसी ने भी नोटिस नहीं किया था सिवाय रूहानी के।
जो लगातार शनाया के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी, जिस वजह से उसकी नजरें भी शेखर दत्त पर चली गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि ये आतिश के दुश्मनों में दूसरे नंबर पर आने वाला शख्स था। शेखर को कई बार रूहानी ने शनाया को देर रात घर छोड़कर आते हुए देखा था। उसने जब दोबारा से अपनी आंखें शनाया पर टिकाई, तब उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूरकर चुप रहने का इशारा किया, जिसे देखकर रूहानी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शनाया के बैठने के बाद पंडित जी ने शादी की रस्मों को शुरू करते हुए मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। वहीं आतिश, जो अभी हवन कुंड में जल रही अग्नि को लगातार घूर रहा था, उसने अपनी आंखों को उठाकर सबसे पहले रूहानी की तरफ उसके मासूम चेहरे को देखा। उसकी नजरें भी आतिश की नजरों से टकरा गई थी, एक दूसरे की नजरों को अपने ऊपर महसूस करके, जैसे दोनों का ही दिल जोरों से धड़क उठा था। लेकिन इन सब में शनाया लगातार अपनी आंखों से रूहानी के चेहरे को घूर रही थी। रूहानी की अपनी नजरें हटा लेने से आतिश की आंखें छोटी और सिकुड़ गईं। उसने उसके ऊपर से अपनी नजरें हटाकर सबसे पीछे लाइन में खड़े अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा, तो इन सब लोगों ने अपना सर नीचे झुकाकर उसको ग्रीट करते हुए मेंशन के सभी खिड़की और दरवाजे, यहाँ तक कि मेन गेट को भी बंद कर दिया। बाहर से देखने पर यह मेंशन जितना बड़ा था, उससे भी कहीं ज्यादा अंदर से था। लगभग 500 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकते थे। उन सभी बॉडीगार्ड ने जब अपना अपना काम कर लिया, तो उन सभी लोगों ने अपने हेड यानी कि विक्रम शर्मा को आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। उसने उनका इशारा पाते ही सीधा आतिश की तरफ देखा। वहां से हॉल में बने दो तरफ से आती सीढ़ियों के ऊपर लगे पर्दे को नीचे गिरा दिया। उधर पंडित जी ने कहा, वधु अपना हाथ वर के हाथों में दे। पंडित जी के शब्द को सुनते ही जब शनाया ने अपने हाथ को सामने बढ़े हुए आतिश के हाथों पर रखने के लिए उठाया, तभी वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक सफेद रंग की स्पॉटलाइट उस बड़े से पर्दे पर चली गई, जिसे विक्रम ने अभी अभी नीचे गिराया था। आखिर कौन सा बड़ा राज आने वाला था सामने? क्या था आतिश का नया खेल? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज बैडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश शादी के मंडप में पहुंचता है। वहां पर आतिश विक्रम को कुछ दिखाने का इशारा करता है। अब आगे व्हाइट कलर की लाइट होने की वजह से हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें उस बड़े से प्रोजेक्टर पर चली गई, जो एक पर्दे के रूप में लगा हुआ था। शनाया के हाथ भी वहीं के वहीं रुक गए थे। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। उसके मुंह से तो अब जैसे सांसें भी निकलने के लिए तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें गिरने लगी थी। इस वक्त वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसका शरीर पूरी तरह से कांपने लगा था। और ऐसा ही कुछ हाल वहां मौजूद सभी लोगों का भी था। शनाया की नजरें सामने चल रहे प्रोजेक्टर पर जैसे ही बढ़ी, आतिश बुरी तरह से हंसने लगा। अब उस बड़े से हॉल में मौजूद सभी लोगों के फुसफुसाने की आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सामने लगे उस बड़े से पर्दे पर इस वक्त एक लड़की की तस्वीरें दिखाई जा रही थी, जो एक आदमी के साथ इंटीमेट पोजीशन में थी। साथ ही उसके बाद एक एक करके और भी बहुत सारी वैसी तस्वीरें थी। किसी में वो लड़की ड्रग्स ले रही थी, तो किसी में वो किसी अलग लड़के के साथ गलत हालत में थी। हालांकि अभी भी उस लड़की का चेहरा ब्लर था, लेकिन वो कहावत तो सबने सुनी थी ना, कि समझदार लोगों के लिए एक इशारा ही काफी होता है। उस तस्वीर को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद शनाया सिंघानिया थी। और जिस लड़के के साथ वो थी, वो कोई और नहीं बल्कि जाना माना बिजनेसमैन शेखर दत्त था। ये वीडियो अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वीडियो में और भी तस्वीरों में शनाया और शेखर दत्त एक दूसरे के साथ नजर आ रहे थे। उसके अब तक के किए हुए सारे काले कारनामों की लिस्ट उस प्रोजेक्टर पर पूरे सबूत के साथ दिखाई जा रही थी। उन तस्वीरों के साथ ही कई तरह के ड्रग्स, गन के मॉडल और ढेर सारी कोकीन। ये सारी तस्वीरें इस बात का साक्षात गवाह थी कि शनाया सिंघानिया न केवल गलत काम करती थी, बल्कि गलत तरह के बिजनेस में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। इन तस्वीरों ने मानो उस पूरे मीडिया में आए हुए लोगों के बीच खलबली मचा दी थी। और तभी आतिश मंडप से उठकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर शनाया ने जल्दी से अपने होश में आते हुए कहा, आतिश आतिश ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये लोग दिखा रहे। तुम मेरी बात सुनो, वो शेखर सिर्फ तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है आतिश। शनाया, जो आतिश का हाथ पकड़कर नीचे जमीन पर बैठी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, आतिश ने उसके हाथ को बड़ी ही बेदर्दी से अपने हाथों से झटक कर उसके बालों को पीछे की तरफ से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। पूरे हॉल में जहां कुछ देर पहले सब लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, वहीं अब शनाया की जोरदार चीख गूंज उठी, जिसे सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जो मीडिया अभी अपने कदम आगे बढ़ाकर शनाया की तरफ जाने वाला था, उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। आतिश ने चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम अपनी जुबान पर मत लाना, लेकिन तुम की मेरी बात सुनते ही नहीं। हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम शेखर दत्त की गर्लफ्रेंड कम मिस्ट्रेस होते हुए मेरी बीवी बन जाओगी? आतिश राणावत की बीवी? हाँ बोलो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इस राणावत खानदान की बड़ी बहू बनने के लायक हो? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरे कमरे से मेरी फाइल चुराई और तुम्हें लगा कि मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। वाह मिस सनाया सिंघानिया। आतिश ने शनाया को वैसे ही उसके बालों से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाते हुए बेहद क्रूरता भरी आवाज में कहा। शनाया के साथ वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। मीडिया वाले जो अपने कैमरा उठाकर फायदे के लिए फोटोज लेने वाले थे, उनके कैमरे हाथों से छूटकर नीचे गिर गए।
शनाया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में तुम्हारे कमरे में आई भी नहीं हूँ और इस शेखर को नहीं जानती। वो बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आतिश, मेरी बात तो सुनो। शनाया ने लगभग चीखते हुए कहा तो आतिश ने उसके बालों से पकड़कर उसे जोरदार धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा दिया। तभी उस मेंशन का बड़ा सा दरवाजा खुला और वहां से एसीपी यशवंत वर्मा अंदर आकर आतिश के सामने खड़े हो गए। आतिश ने उनके पीछे की तरफ विक्रम को देखा, जो अपने हाथों में शेखर दत्त का गला पकड़े हुए खड़ा था। विक्रम, दे दो इसे, इसके ससुराल जाने का टाइम हो गया है। इन्हें लगता है कि ये मेरी पीठ के पीछे मुझे धोखा देंगे और मेरे खिलाफ चाल चलने की कोशिश करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। पर शायद ये नहीं जानते कि जिस खेल को इन्होंने खेलना शुरू किया है ना, उसे तो मैं बचपन में ही खेलना छोड़ चुका हूँ। ले जाइए एसीपी ने, और जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा ही होना चाहिए, समझे ना आप? आतिश ने अपने सर को ऊंचा रखते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा तो यशवंत वर्मा ने अपना सर झुकाकर शेखर और सनाया को वहां से ले जाने की तैयारी की, जिसे देखकर रवीना सिंघानिया ने गुस्से में आतिश की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो आतिश, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया इल्जाम मेरी बेटी पर लगाने का? हाँ, अभी के अभी उसे रोको, वरना अगर आज वो जेल चली गई ना तो तुम्हारी पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। भला इतने बड़े आदमी की शादी जब इतने लोगों के सामने तमाशा होने के बाद टूटेगी तो उसकी बदनामी होना तो लाजमी है ना। उन्होंने बड़े ही घमंड के साथ कहा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जरूर आतिश अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए शायद शनाया को रोकेगा। लेकिन यहाँ पर तो उनकी इस बात पर आतिश ने उनकी तरफ अपना सर टेढ़ा करके थोड़ा तिरछी मुस्कुराहट देते हुए कहा, एकदम चुप मिसेस सिंघानिया, क्या चाहती हैं कि आपकी बेटी के साथ आपके पति भी अपने ससुराल जाएं? अगर हाँ तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहती हैं आप? उसकी इस बात पर रवीना सिंघानिया गुस्से में कुछ कहती उससे पहले ही महेश सिंघानिया ने उसे पीछे खींचते हुए आतिश से कहा, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप बेटा? हम भी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे क्या आप शनाया को रोकें। शायद हमने उसकी परवरिश करने में कोई कमी छोड़ दी, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत के बारे में भी तो सोचिए ना। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो पूरे समाज में नहीं बल्कि सब जगह हमारी बेइज्जती हो जाएगी और आपका भी नाम खराब होगा। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि तब तक आतिश ने अपना हाथ ऊपर करके उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया था और गुस्से के साथ कहा, आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आतिश राणावत अपने परिवार की इज्जत को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और रही बात शादी की, शादी तो आज ही होगी, और वो भी इन सब लोगों के सामने। मजा आएगा ना जब आप लोगों को भी पता चलेगा कि आतिश राणावत की बीवी बनने का रुतबा आखिर है किसमें। क्या शनाया का सच सामने आने के बाद आतिश की शनाया से शादी होगी या शनाया जाएगी जेल? आतिश किसके साथ शादी करने की बात कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश शनाया का सच सबके सामने ले आता है। आतिश सबसे कहता है कि वो शादी करेगा, लेकिन लड़की का नाम नहीं बताता। अब आगे आतिश ने अपनी शादी में मौजूद सब लोगों से कहा कि वो उन्हें उस लड़की का नाम बताना चाहता है जिसके साथ वो वाकई में शादी करना चाहता है। इतना कहकर उसने सबसे पहले विक्रम की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर किसी ने भी मिसेस आतिश राणावत की फोटो या फिर उनका नाम और यहाँ तक कि उनसे रिलेटेड किसी भी खबर को बाहर फैलाया तो वो दिन उस शख्स का आखिरी दिन होगा इस धरती पर। और मीडिया रिपोर्टर्स के लिए तो आज का इतना तमाशा ही काफी था अपनी कल की टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे समझाने और वार्निंग देने के बावजूद भी अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत भी की तो शायद आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। आई थिंक मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? आतिश की बात सुनकर सब लोगों ने चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया और हॉल में गहरी खामोशी छा गई। वहीं दूसरी तरफ आन्या, जो ये सब तमाशा देख रही थी, उसने अपने पापा आदित्य से सवाल किया, डैड, मामू ने गंदी आंटी को क्यों भगा दिया? क्या अब यहाँ पर शादी नहीं होगी? क्या अब आन्या को उसकी मामी नहीं मिलेगी? आन्या, जो आदित्य की गोद में थी, वो लगातार अपने आजू बाजू खड़े हुए लोगों को देखकर ये सवाल कर रही थी। वहीं अथर्व, सर्वत्र, देव, अरसद और अर्नब के साथ ही सिया, पलक, किया और रूहानी एकदम स्टैचू बने हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े हुए थे। वो सब लोग आन्या के सवाल की वजह से अपनी दुनिया से जैसे वापस बाहर आए और एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होने लगे। जीजू, अर्नब भाई और अरसद, हम कहीं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रहे थे? लेकिन अगर ये सिर्फ सपना होता तो शनाया सपने में गायब होती क्या? वो तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि भाई की लाइफ से इस शनाया नाम की चुड़ैल और हमारी लाइफ से डायन सच में निकल गई। वाह, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पार्टी कर लेता हूँ। अथर्व ने इतना कहा और काउंटर पर रखा मैंगो जूस उठाकर एक ही घूंट में पी गया। फिर सिया ने अपने नाखूनों को दांतों के तले काटते हुए कहा, पर अब ये शादी किससे करने वाला है? सुना नहीं तुम लोगों ने अभी उसने क्या कहा? ओह गॉड, ये फिर से कहीं शनाया की जगह किसी दूसरी लड़की को ना चुन ले, और उसके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी इस बात पर आदित्य, अरसद और अर्णव ने एक दूसरे की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और फिर अगले ही पल जोरों से हंसने लगे, जिसे देखकर रूहानी कुछ बोलने ही वाली थी। उससे पहले ही उसके कानों में रघुवेंद्र जी की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, जो आतिश को देखकर थोड़ा परेशान लग रहे थे। तो फिर तुम जब सनाया से शादी नहीं कर रहे हो
तो किससे करोगे? और अब तो धीरे धीरे शादी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है आतिश। दादाजी की आवाज सुनकर आतिश कुछ देर चुप रहा और उसके बाद उसने कहा, आप चिंता मत करिए दादाजी, आज मैं जो भी फैसला लूंगा वो अपने परिवार के भले में ही लूंगा। इतना कहकर आतिश ने अपने कदम मंडप से आगे की तरफ बढ़ा दिए। उधर दूसरी तरफ आतिश के कदम मोनिका की तरफ बढ़ते हुए देखकर पलक घबराने लगी थी। उसने घबराते हुए सिया से कहा, सिया दीदी, मुझे पूरा भरोसा है, आतिश भाई के कदम उस मोनिका की तरफ जा रहे हैं। ओह नो, क्या मोनिका हमारी भाभी बनेगी? पलक की ये बात सुनकर सिया और किया ने परेशानी भरी नजरों से सामने देखा। सच में उनके सामने खड़ी मोनिका की तरफ ही आतिश बढ़ रहा था। उनके साथ ही देव, सर्वत्र और अथर्व का चेहरा भी धीरे धीरे उदास होने लगा था। लेकिन इन सब में आदित्य, अर्णव और अरसद मन ही मन मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आतिश के कदम जब मोनिका के पास पहुंचे तब मोनिका के चेहरे पर इतनी ज्यादा चमक थी कि जैसे उसने एलईडी बल्ब अपने सर पर लगा लिया हो। लेकिन आतिश उसके बगल से पीछे की तरफ निकल गया। इसे देखकर मोनिका के चेहरे पर आई हुई चमक गायब हो गई। घर के सभी लोग और गेस्ट, यहाँ तक कि बॉडीगार्ड भी आतिश के कदमों की डायरेक्शन की तरफ देख रहे थे। आतिश को अपनी तरफ आता हुआ देखकर आन्या ने अपनी मासूमियत भरी नजरों से अरसद की तरफ देखकर पूछा, मामू, बड़े मामू मुझसे शादी करेंगे क्या? मैंने तो उन्हें पहले ही कहा था कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आन्या की इस मासूमियत भरी आवाज और बातों को सुनकर आतिश, जो अभी उनकी तरफ आया था, और बाकी के लोग यानी कि अथर्व, सर्वत्र और किया, उन सबकी हंसी छूट गई। इसका मतलब ये था कि आन्या इतनी कम उम्र में भी वहां मौजूद सब लोगों के बीच में जो बातें हो रही थी उसे समझ रही थी, और यहाँ तक कि उनका मतलब समझकर उन पर रिएक्शन भी दे रही थी। तभी सर्वत्र ने उससे कहा, बड़े मामू आपसे शादी कैसे कर सकते हैं बेटा? जब आप बड़ी होंगी तो वो बुढ़े हो जाएंगे ना, और क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी बुढ़े आदमी के साथ घूमो? तभी आन्या ने आतिश के करीब जाकर उससे पूछा, मामू, अब आप किससे शादी करने वाले हैं? आतिश ने बड़े ही प्यार से आन्या के गालों को सहलाया और उसके माथे को चूम लिया, और आतिश ने उससे कहा, ये आपको अभी पता चल जाएगा बच्चे। इतना कहकर आतिश ने अपने कदम और आगे की तरफ बढ़ा दिए। उसको अपनी तरफ आता देखकर रूहानी सिया के लगभग एकदम पीछे जाकर छुप गई। न जाने क्यों, लेकिन उसे अब डर और घबराहट हो रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रूहानी ने घबराते हुए मन ही मन कहा, हे महादेव, ये तो इसी तरफ आ रहा है, प्लीज 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 मेरी तरफ इन्हें मत लाना। हे राक्षस को मेरी तरफ मत लेकर आना, मैं आपको पूरे 2 किलो बेसन के लड्डू अपने हाथों से बनाकर चढ़ाऊंगी, प्लीज नहीं महादेव। रूहानी ने जब आतिश के कदमों की आहट अपने करीब सुनी तो उसने अपने कदम पीछे की तरफ खींच लिए, लेकिन तब तक आतिश उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। आतिश ने अपने हाथों को बढ़ाकर रूहानी के हाथों को थाम लिया और बिना कुछ कहे उसको खींचते हुए मंडप की तरफ जाने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से खुली रह गई। ऐश्वर्या जी और विभाजी मुंह खोले उन दोनों को देख रहे थे। ऐसा ही कुछ हाल रूहानी का भी था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लाचार होकर पलक को देख रही थी। आखिर क्यों आतिश ने लिया था रूहानी के साथ शादी करने का फैसला? क्या रूहानी इस रिश्ते के लिए मान जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश सबके सामने रूहानी से शादी की बात करता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब आगे। पलक ने बड़ी ही लाचारी भरी नजरों से रूहानी को आतिश के साथ मंडप की तरफ जाते हुए देखा, जैसे वो रूहानी से कहना चाहती हो कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। आतिश रूहानी को ले जाकर मंडप पर बैठ गया और रूहानी अभी भी खड़ी हुई अपने मन में बोले जा रही थी, नहीं, मैं इस दुष्ट इंसान के साथ और शादी बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी उसके कानों में आतिश की बेहद कठोर आवाज सुनाई दी, कुछ कहना है तुम्हें? अगर कहना है तो जल्दी कहो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। इतना कहकर उसने खुद ही रूहानी के हाथों को खींचकर उसे अपने बाजू में बिठा दिया और पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, शादी शुरू कीजिए पंडित जी। उसके इतना कहते ही पंडित जी ने शादी की विधि आगे बढ़ाई और मंत्रोच्चार शुरू करने लगे। वहीं रूहानी मन ही मन बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। उसे आतिश के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। रूहानी अपने आप से कह रही थी, ऐसे कैसे ही मुझसे शादी कर सकता है? मैं इससे नहीं डरती हूँ। अगर मैंने ये शादी नहीं की तो मेरी वजह से इनके परिवार की बहुत बेइज्जती हो जाएगी, वरना मैं इनसे क्यों डरूंगी? हाँ, मैं इनसे नहीं डरती। और इन्होंने अगर मुझसे सच में शादी कर ली ना तो मैं इन्हें बहुत परेशान करने वाली हूँ। अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को सोचते हुए रूहानी ने खुद से ही कहा और अपनी तिरछी नजरों से एक बार आतिश को घूर कर देखा। बदले में आतिश ने भी रूहानी को गुस्से से घूरा तो रूहानी ने जल्दी से डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लिया, जिसे देखकर आतिश हल्का सा मुस्कुरा दिया। ऐश्वर्या जी की आंखों में इस वक्त इतनी ज्यादा खुशी और चमक थी कि जिसे महसूस करके आतिश को अपने दिल में सुकून मिल रहा था। घर के सभी लोग जिनके चेहरे पर अभी कुछ देर पहले उदासी छा गई थी, उनका चेहरा खिल उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बेशकीमती खजाना मिल गया हो। उनके चेहरे पर ऐसी $1 बिलियन वाली मुस्कुराहट छाई हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत और महंगी चीज मिल गई हो। और ये सच भी था। उन लोगों के लिए रूहानी किसी बेशकीमती हीरे से भी ज्यादा बढ़कर थी। जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे रूहानी की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। उसके अंदर एक तरफ घबराहट थी तो दूसरी तरफ खुशी थी कि वो इस परिवार के साथ रहेगी और अपनी माँ के साथ भी। दूसरी तरफ उसे घबराहट इस बात की थी कि आखिर वो अपने इस नए पति पत्नी जैसे पवित्र बंधन को कैसे निभाएगी।
वो भी उस इंसान के साथ जिससे वो बहुत डरती थी। यही सब सोचते सोचते फेरों का समय भी हो गया। उन दोनों ने 7 वचन के साथ अपना साथ और रिश्ता दोनों ही 7 जन्मों के मजबूत बंधन में बांध लिए। फेरों के बाद जब आतिश और रूहानी दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठे तो रूहानी के सर पर रंभा जी ने आगे बढ़कर चुनरी डाल दी और प्यार से उसके सर को सहलाने लगी, जिसे महसूस करते ही रूहानी के दिल को माँ के प्यार का एहसास होने लगा। तभी पंडित जी ने कहा, कन्यादान के लिए लड़की के माँ बाप आगे आए। पंडित जी के कहने पर रवीना इधर उधर देखने लगी, जिसे देखकर रूहानी को पता नहीं क्यों बुरा नहीं लगा। उसे इस बार कोई माँ बेटी वाली फीलिंग नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसे रवीना के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसका दिल थोड़ा उदास जरूर हो गया था। तभी रंभा जी ने महेश जी से पूछा, महेश जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम रूहानी का कन्यादान कर सकते हैं? महेश सिंघानिया ने रंभा जी को इस बात की परमिशन दी, तो रंभा जी और अविनाश जी ने प्यार से रूहानी का कन्यादान किया। सच में रूहानी को भगवान ने इतने प्यारे माँ बाप दिए थे। तभी पंडित जी ने कहा, अब आप दुल्हन की मांग में सिंदूर भरें और ये मंगलसूत्र पहनाएं। पंडित जी ने कहा तो आतिश ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां पर रखे थाल से सिंदूर उठाकर रूहानी की मांग में भर दिया। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। उसके माथे और नाक पर भी एक चुटकी सिंदूर गिर गया, जिसे देखकर पंडित जी भी मुस्कुरा दिए और आतिश ने रूहानी को मंगलसूत्र पहनाया। जैसे ही आतिश की उंगलियां मंगलसूत्र पहनाते वक्त रूहानी की गर्दन से टच हुई तो रूहानी एकदम से सिहर उठी और इसी के साथ पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। भगवान आप दोनों का जोड़ा ऐसे ही जन्मों जन्मांतर तक बनाए रखे। आपकी जीवन में कोई भी समस्या आए तो आप मिलकर उसका सामना करें। आपका साथ ऐसे ही बना रहे। आप हमेशा सुखी रहें। पंडित जी ने जैसे ही कहा कि शादी संपन्न हुई तो आतिश रूहानी का हाथ पकड़कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। आतिश और रूहानी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ बहुत अच्छे से हो चुकी थी। पंडित जी के ये कहने पर आतिश ने रूहानी का हाथ पकड़ा और मंडप से उतरकर वो लोग सीधा रघुवेंद्र जी और विद्या जी के पास जाकर उनके पैरों को छूने लगे, जिसे देखकर वो दोनों ही मुस्कुरा दिए और वैसे ही मुस्कुराते हुए बेहद प्यार से रूहानी का सिर सहलाकर आतिश की तरफ देखते हुए कहा, हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जो आपने आज किया है उसके लिए हमें आप पर गर्व है बेटा। एक असली हीरे की पहचान एक बेहतरीन जौहरी ही कर सकता है। अपने दादाजी के मुंह से ये बात सुनकर आतिश की आंखों में मुस्कुराहट और एक चमक एक साथ दिखने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब भी एक्सप्रेशनलेस था। उसके बाद रूहानी और आतिश ऐश्वर्या जी के पास जाकर जैसे ही उनके पैर छूते हैं तो उन्होंने खुश होकर आतिश के माथे को चूमकर रूहानी को अपने गले से लगाकर उसे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही रूहानी और आतिश ने सभी बड़े लोगों के पैर छुए तो सबने हमेशा साथ और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। जब वो दोनों आदित्य और सिया के पैर छूने के लिए नीचे झुके तो आदित्य ने जानबूझकर मजाक करते हुए आतिश से कहा, अरे साले साहब, अभी हम और आपकी दीदी बुड्ढे नहीं हुए, तो हमें ना ऐसा पैर छूकर बुड्ढों और एडल्ट वाला फील मत करवाइए यार। आपको तो हमारे गले लगना चाहिए। आखिर मेरा साला अब कुंवारा नहीं रहा। हाँ, इतना कहकर आदित्य और उसके साथ सब लोग हंसने लगे। आतिश हल्का सा मुस्कुराते हुए उनके गले से लग गया। इन सब बातों से दूर रूहानी अपनी तीखी और जलती हुई नजरों से सिर्फ पलक, अथर्व, सर्वत्र और किया को देख रही थी, जिसे छोटी सी आनिया बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसे ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि रूहानी यानी कि उसकी एंजल अब उसकी मामी है। इसीलिए वो कब से सिर्फ रूहानी को देखे जा रही थी। उसे आज रूहानी बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि इस वक्त उसने मांग टीका नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसके माथे पर आतिश के नाम का भरा हुआ सिंदूर और गले में पहना हुआ मंगलसूत्र एक बहुत ही खूबसूरत रूप दे रहा था। एक सुहागन का रूप जो इस दुनिया में एक लड़की के लिए अलग ही एहसास होता है। तभी आन्या ने धीरे से रूहानी से पूछा, एंजल, आप मामू और दोनों मासी को क्यों घूर रही हो? उन्होंने आपको कुछ कहा क्या? आन्या की बात सुनकर आतिश ने बड़े ही प्यार से आन्या के सवाल का जवाब दिया। आन्या बेबी, एंजल नहीं, अब वो आपकी मामी बन गई है ना, हमेशा हमारी प्यारी आन्या के साथ रहेंगी। और आपकी मामी की अभी अभी शादी हुई है ना, तो वो बहुत खुश है। इसीलिए वो मामू और मासी की तरफ देखकर उन्हें बताना चाहती है कि वो कितनी हैप्पी है। आतिश के इस जवाब को सुनकर सब लोग आंखें फाड़कर उसको देखने लगे। आतिश के मुंह से ऐसी बात सुनने की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इन सब में से सबसे ज्यादा तो रूहानी हैरान थी, लेकिन आतिश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कैसा होगा आतिश और रूहानी का रिश्ता? क्या अचानक से अपनी जिंदगी में आए इस नए रिश्ते को निभा पाएगी रूहानी? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। रूहानी की शादी आतिश से हो जाती है। इस बात से रानावत परिवार के सब लोग खुश होते हैं। अब आगे वहां पर आए हुए सभी मेहमान आतिश और रूहानी को उनकी नई जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देकर अपने घर चले गए, क्योंकि सब लोग आतिश की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे। वापस जाते हुए भी सब लोगों की रीचेकिंग हो रही थी, ताकि रूहानी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक न हो जाए। सबके जाने के बाद वहां पर सिर्फ ठाकुर और सिंघानिया परिवार ही रह गया था। रवीना और महेश सिंघानिया अपने कमरे से बहाना बनाकर चले गए थे। आतिश और रूहानी को सबसे पहले हॉल के बाहर बने हुए महादेव और माँ पार्वती के मंदिर ले जाया गया। यहाँ पर उन दोनों ने सबसे पहले एक दीपक जलाया और फिर महादेव और माता पार्वती के सामने अपना माथा टिकाकर उनसे आशीर्वाद लिया। आतिश के चेहरे पर जहाँ बेहद खुशी थी, वहीं रूहानी के चेहरे पर घबराहट और डर नजर आ रहा था। इसके बाद उन दोनों के गृह प्रवेश की रस्म शुरू हुई। भले ही रूहानी पहले इस घर में कितनी बार आ चुकी थी, लेकिन जब भी वो यहाँ पर आती थी तो बेटी बनकर, लेकिन आज पहली बार वो इस घर की बड़ी बहू बनकर यहाँ पर आई थी।
ऐश्वर्या जी ने आतिश और रूहानी के माथे पर टीका लगाया और उसके बाद उन दोनों की आरती उतारी। फिर उन्होंने गीता से कहकर एक चावल से भरा हुआ कलश दरवाजे की चौखट पर रखवा दिया और रूहानी से कहा, रूहानी बेटा, इस चावल से भरे कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आओ और फिर इस आलते में भरे हुए थाल में अपने दोनों पैरों को रखकर अपने शुभ कदमों की छाप छोड़कर इस घर के अंदर चली आओ। हमारे इस घर और परिवार में तुम्हारा स्वागत है बेटा। रूहानी ने अपने दाहिने पैर से सबसे पहले चावल से भरे हुए कलश को नीचे गिराया और फिर घर के अंदर आ गई और अगले ही पल उसने आलते से भरे हुए थाल में अपने पैर रखकर अपने कदमों के निशान छोड़ दिए और आतिश के साथ हॉल तक पहुंची। उसके अंदर आने के बाद ऐश्वर्या जी ने उन दोनों को देखकर कहा, आज के लिए बस इतना ही काफी है, अब आगे की रस्में कल होंगी। रूहानी, आप पलक के साथ कमरे में जाओ और आतिश, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, काफी रात हो गई है, आप सब लोग जाकर अपने अपने कमरे में सो जाइए। ये बात सुनते ही रूहानी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसे आतिश के साथ उसके कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। उसने अपनी पलकें उठाकर पलक को देखा, लेकिन ये क्या, आतिश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने कमरे की तरफ लेकर चल दिया। लेकिन अगले ही पल वो रुका और बिना किसी की तरफ ध्यान दिए हुए कहा, मेरी और मेरी पत्नी की तरफ से आप सबको गुड नाइट। और हाँ, अगर किसी ने हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो फिर मैं नहीं जानता कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। इतना कहकर आतिश 2 कदम आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर उन सब लोगों की तरफ देखा जो बड़ी ही मासूमियत से उसे अपने कमरे में जाते हुए देख रहे थे। उसके बाद वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी इस बात पर रूहानी का चेहरा एकदम लाल हो उठा था। उसने अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए खुद से ही कहा, हे महादेव, ये तो बहुत ही बेशर्म इंसान है। अरे इनको इतना भी नहीं पता कि ऐसी बातें इतने लोगों के सामने नहीं करते। वैसे भी हर बात का डबल मतलब होता है। पता नहीं इन्होंने ये सब क्यों कहा और ये मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं, जबकि छोटी माँ ने तो कहा था कि मैं पलक के साथ जाऊंगी। फिर इन्हें क्या जरूरत थी मुझे खुद के साथ ले जाने की। रूहानी मन ही मन खुद से ये सब बातें की जा रही थी। वो शायद इसके आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसके कानों में आतिश की आवाज आई, क्योंकि आज हमारी सुहागरात है दीदी, और सुहागरात के दिन एक पत्नी अपने पति के साथ उसके कमरे में रहती है, सिर्फ अपने, ना कि किसी दूसरी लड़की के पास, वरना लोग क्या कहेंगे तुम्हारे और मेरे बारे में। सोचो सोचो, वैसे भी सुहागरात तो आज हमारी है ना, फिर मैं तुम्हें अपने से दूर किसी और के कमरे में कैसे सोने दे सकता हूँ। आतिश रूहानी को अपनी बाहों की गिरफ्त में लेते हुए इस वक्त अपने कमरे में खड़ा था। उसने रूहानी के कानों के पास जाकर उसकी गर्दन को चूमते हुए जब ये सारी बातें कही तो रूहानी एकदम से कांप गई और अगले ही पल उसने अपने कदम आतिश से दूर खींच लिए। उसके गाल और उसका पूरा चेहरा इस वक्त सुर्ख लाल हो गया था। उसने ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि आतिश उससे इस तरह की बातें करेगा। सुहागरात का नाम सुनते ही उसका शरीर कांपने लगा। वो इधर उधर देख रही थी ताकि अपने चेहरे पर छाई हुई रंगत को आतिश की नजरों से छुपा सके। अगले ही पल उसने लड़खड़ाती हुई सी आवाज में आतिश से कहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और अब मैं इसके लिए तैयार भी नहीं थी। आपको जो करना है आप करिए। लेकिन आतिश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कठोर आवाज में पूछा, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी पत्नी हो। आतिश की आवाज में नाराजगी साफ साफ झलक रही थी, जिसे रूहानी ने बखूबी महसूस कर लिया था। साथ ही उसके कदमों की आहट भी उसकी तरफ आ रही थी। रूहानी ने डरते हुए कहा, वो पलक ने मुझे कहा था कि रईस लड़के बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अपनी बीवी को घर में कैद करके रखते हैं। मुझे नहीं पता आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। आतिश ने उसकी तरफ बढ़कर उसकी कमर में अपने हाथ डालकर उसे एक झटके के साथ अपने सीने से सटा लिया। फिर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बेहद आराम से कहा, सारे अमीर ऐसे नहीं होते, और वैसे भी मेरे पास ना अपनी बीवी को परेशान करने की कोई वजह नहीं है, तो इस तरह की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। और रही बात तुम्हारी और मेरी शादी की, वो तो अब हो चुकी है। हम हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। जितना टाइम तुम्हें चाहिए तुम ले लो, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं ज्यादा दिन तक अपने आप को अपनी बीवी के करीब आने से रोक नहीं पाऊंगा। जाओ, जाकर चेंज कर लो। आतिश ने उसके माथे पर प्यार से चूमते हुए कहा तो रूहानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए बेहद मासूमियत से पूछा, पक्का ना। उसकी इस बात पर आतिश हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर अपना सिर हिलाते हुए उसे बाथरूम की तरफ जाने का इशारा किया। रूहानी किसी गहरी सोच में गुम आगे बढ़ गई, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात और आई जिसे याद करके उसके कदम वहीं के वहीं ठहर गए और उसने आतिश की तरफ देखकर अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, लेकिन मेरे कपड़े तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं क्या पहनूंगी अब। उसकी इस बात पर आतिश क्लोसेट की तरफ जाते हुए बोला, तुम्हारे सारे कपड़े पहले से ही मंगवा दिए मैंने, जाकर अलमारी चेक करो रूहानी। क्या इस नए रिश्ते को दिल से अपनाएगा आतिश, या उसके हाथों का खिलौना बनकर रह जाएगी रूहानी की जिंदगी। जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। रूहानी से शादी के बाद आतिश खुश होता है। वो रूहानी के करीब आने की कोशिश करता है। अब आगे। आतिश की बात सुनने के बाद रूहानी चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि आतिश फूलों से सजे हुए बेहद खूबसूरत से बेड पर बैठकर लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था, जिसे देखकर रूहानी ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही वो एक सोफे पर सोने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही आतिश ने अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाई हुई एक हाथ से उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधा बेड पर अपने करीब खींच लिया, जिससे रूहानी संभल नहीं पाई और सीधा जाकर उसके कंधे पर झूल गई। लेकिन उसने तुरंत ही अपने आप को संभाला और बेड से उठने ही वाली थी, तभी वापस से उसे आतिश की आवाज सुनाई दी, जो अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख रहा था।
आतिश ने कहा, अपने इस छोटे से दिमाग को ज्यादा मत चलाया करो। तुम्हें या फिर मुझे किसी को भी सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अब हस्बैंड वाइफ हैं और जैसा मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है वैसा ही तुम्हारा हक मुझ पर भी है, मेरी सारी चीजों पर भी। इसीलिए पहले मुझसे डरना बंद करो और चुपचाप यहीं पर सो जाओ। आतिश ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए लेट कर उसे डांटते हुए कहा तो रूहानी ने मुंह बना लिया और फिर उसने चिढ़ते हुए खुद से ही कहा, मैं इनसे कोई डरती नहीं, बड़े आए मुझे डांटने वाले, जब देखो तब मुझे अपनी हरी हरी आंखों से घूर कर डराते रहते हैं। खुद से तो है। आतिश जो अपनी आंखें बंद किए हुए उसे अपने शरीर से चिपकाए हुए लेटा था, उसने धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, चुपचाप से सो जाओ वरना मैं अपना प्लान चेंज भी कर सकता हूँ। और ये जो सब तुम मेरे बारे में कह रही हो ना, मैं उसे आसानी से सुन सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। तो अपने इन होठों और आंखों को थोड़ा आराम दो, वरना हम बेड पर एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं। आतिश के इतना कहते ही रूहानी ने जल्दी से अपने सर को उसके सीने में छुपा लिया और फिर उसके हाथों को पकड़कर उसके टाइट टी शर्ट पर पीछे की ओर कस लिया, जिसे महसूस करके आतिश मुस्कुराया और लाइट्स ऑफ करके उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगले दिन सुबह के 5 बजे जब आतिश की आंखें खुली तो उसके सामने रूहानी का खूबसूरत सा चेहरा था, जो खिड़की और बालकनी से आती हुई धूप की किरणों की वजह से सोने की तरह चमक रहा था, जिसे देखकर आज इतने दिनों के बाद आतिश के दिल को इतनी गर्माहट मिल रही थी जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें घड़ी की तरफ गई तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हमेशा अपनी स्लीपिंग सिकनेस की वजह से वो नींद की गोलियां खाकर सोता था, लेकिन आज आतिश बरसों के बाद गहरी नींद से सोकर उठा था। बीती रात उसने सोचा था कि रूहानी जब सो जाएगी तो वो अपनी दवाइयां लेकर उसके पास ही सो जाएगा, लेकिन रूहानी के साथ साथ कब उसकी भी आंख लग गई उसे खुद ही पता नहीं चला। अपनी इस नींद न आने की बीमारी की वजह से वो दवाई खाने के बाद भी सिर्फ 4 घंटे ही सो पाता था और हर सुबह उसकी आंख खुल जाती थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आज सुबह के 5 बजे तक आतिश गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि शायद रूहानी की भी आंखें अब खुलने वाली हैं, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद करते ही रूहानी की आंखें खुल गई और सबसे पहले उसके सामने कुछ आया तो वो था आतिश का बेहद हैंडसम, अट्रैक्टिव और मासूम सा चेहरा, जो सोते वक्त बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ पल के लिए तो वो बस उसे देखती ही रह गई, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें एक एक करके उसे याद आने लगी, जिसे याद करते ही रूहानी ने एक लंबी सी सांस ली और खुद से कहा, कम ऑन रूहानी से कहा, उप्स, मिसेस रूहानी आतिश रानावत, आज से तुम्हारी एक नई सुबह के साथ नई पहचान और नई जिंदगी शुरू होने वाली है, जहाँ अब से ये मेरा परिवार है, मेरा घर भी है। मैं अपने इन रिश्तों को पूरी ईमानदारी के साथ जिंदगी भर निभाऊंगी और हमेशा अपने इस परिवार के साथ जुड़कर रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस बात का ख्याल रखूंगी कि इस परिवार पर कोई आंच ना आए, और ये आतिश जैसे भी हैं, मैं इस पति पत्नी के रिश्ते को उनके साथ हमेशा निभाऊंगी। इतना कहकर रूहानी उठी और आतिश के ऊपर ब्लैंकेट को अच्छे से डालते हुए सीधा क्लोजेट की तरफ चली गई और वापस 2 मिनट के बाद हाथों में एक साड़ी लिए वो बाथरूम के अंदर गई। उसके जाते ही आतिश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें खोलकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपनी आंखों में उस मुस्कुराहट को लिए वो जिम की तरफ चला गया। बाथरूम से निकलने के बाद जब रूहानी ने अपने छोटे से चेहरे को घुमाकर इधर उधर देख लिया, तब उसे सुकून आया कि आतिश कमरे में नहीं था, क्योंकि वो यही देखना चाहती थी। जब उसने पूरे कमरे को देखा और उसे लगा कि वहां पर कोई भी नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली और उसके बाद अपनी साड़ी के प्लीट्स को पकड़कर वो सीधा जाकर अब ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक किया और फिर अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आतिश एक लूज सा लोअर पहनकर अंदर आया। उसके माथे से होते हुए गर्दन और उसकी बॉडी और मस्कुलर चेस्ट पर फिसलती हुई पसीने की बूंदें उसे बेहद अट्रैक्टिव बना रही थी। उसकी गर्दन के नीचे आते बाल पसीने की वजह से चिपक गए थे, जिन्हें वो बार बार झटक कर माथे से पीछे की तरफ कर रहा था। जैसे ही वो कमरे में आया, उसकी नजरें रूहानी की बैक पर चली गई। उसके बालों से आती हुई पानी की बूंदें उसकी गोरी पीठ से होते हुए कमर पर फिसलकर उसे और भी ज्यादा मनमोहक बना रही थी। रूहानी अपने डीप बैक ब्लाउज की डोरियों को बांधना भूल गई थी, जिसकी वजह से उसकी आधी पीठ और कमर साफ साफ नजर आ रही थी। आतिश के कदम न चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ गए। रूहानी ने अपने बालों को टॉवल से पोंछकर मांग में सिंदूर भरा। मिरर से आतिश उसके आकर्षक रूप को देख रहा था। ये देखकर रूहानी के हाथ वहीं के वहीं रुक गए। आज पहली बार उसने आतिश को इस बेहद ड्रेशिंग वाले रूप में देखा था। उसकी आंखें अब भी उसके चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन और उसके चौड़े सीने को निहार रही थी। जैसे ही उसने आतिश की गर्म उंगलियों को अपनी ठंडी पीठ पर महसूस किया, उसकी आंखें तुरंत बंद हो गई। वहीं आतिश एक नंबर का चालाक था। उसने रूहानी का ध्यान अपनी तरफ देखकर सीधा मौके का फायदा उठाकर उसके करीब जाकर उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके बाद अपनी आंखों के सामने रखे मिरर से रूहानी के बेचैनी भरे हुए चेहरे को देखने लगा। साथ ही उसके हाथों की उंगलियां उसके गोरे और मुलायम पीठ पर चल रही थी। कुछ पल के बाद जब रूहानी का चेहरा एकदम से लाल हो गया, तो आतिश हल्का सा मुस्कुराते हुए उससे दूर निकला और बोला, हो गया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, और हाँ, जाते जाते मेरे ऑफिस के कपड़े निकाल कर बेड पर रख देना। इतना कहकर उसने उसकी गोरी पीठ को चूम लिया और फिर वहां से सीधा बाथरूम में चला गया। क्या शुरू होने वाला था आतिश और रूहानी के बीच रोमांस का दौर? क्या रूहानी और आतिश एक दूसरे से करेंगे मोहब्बत का इजहार? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव।
आतिश और रूहानी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। आतिश रूहानी के करीब आकर सुकून महसूस करता है। अब आगे। आतिश के जाते ही रूहानी ने अपनी आंखों को खोला और एक लंबी सांस लेकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में करने लगी। कुछ देर के बाद जब वो नॉर्मल हुई तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खिल गई। बिना कुछ ज्यादा अपने दिमाग को दौड़ाए उसने क्लोसेट से आतिश के लिए कपड़े निकाल कर रखे और सीधा वहां से नीचे की तरफ चली गई, जहाँ पर इस वक्त ऐश्वर्या जी पूजा कर रही थी और बाकी सब अपने अपने कमरे में थे। रूहानी ने सीधा उनके पास जाकर उनके पैरों को छू लिया, जिसे देखकर उनके होठों पर एक मुस्कुराहट खिल गई और उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, उठ गए आप। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो बच्चे, और अपनी इस नई जिंदगी में हमेशा खुश रहो। हमें पता है ये शादी जिस तरीके से हुई है इसमें आपकी रजामंदी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमारा यकीन मानिए रूहानी, हमारे बेटे से शादी करके आपकी पूरी जिंदगी में कभी कोई दुख या दर्द का नामो निशान भी नहीं आएगा। हम मानते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है और गुस्सा करने वाला है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। उसने तुमसे शादी अपनी मर्जी से की है, जिसका यही मतलब होता है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना चाहता है। तुम्हें जिंदगी में आगे चलकर इस रिश्ते के लिए कभी पछताओगी नहीं। मेरा आतिश बस झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोगों के लिए बहुत बुरा है, लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत पॉजिटिव है। ऐश्वर्या जी की इन बातों को सुनकर रूहानी को आज ये बात भी पता चल गई थी। अगर रानावत परिवार की नींव इस वक्त किसी के कंधे पर थी तो वो आतिश था, जिसने इस परिवार को संभाल कर रखा था। न जाने क्यों उसे आतिश के बारे में ये सब बातें जानकर अपने ऊपर थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि क्योंकि शायद उसने सही फैसला लिया था इस शादी और इस परिवार को अपनाने का, इस नई जिंदगी को अपनाने का, जहाँ पर उसे वो प्यार मिलने वाला था जिसके लिए वो हमेशा तरसती थी। ऐश्वर्या जी की बात सुनकर रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह माँ, आपको इन सब बातों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आतिश कैसे है। मैं इस रिश्ते को पूरा दिल से अपना चुकी हूँ और अब चाहे जो भी हो जाए, ये रूहानी सिर्फ रूहानी आतिश रानावती रहेगी, जिसके लिए उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। हाँ, लेकिन इस शादी को निभाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं आतिश से डरती जरूर हूँ, लेकिन मेरा ये डर उनको समझने के बाद शायद दूर हो जाएगा। रूहानी ने ऐश्वर्या जी को बड़े ही प्यार से सोफे पर ले जाकर बिठा दिया। रूहानी की बात सुनकर ऐश्वर्या जी मुस्कुरा उठी। उन्हें हमेशा से ये बात पता थी कि उनका बड़ा बेटा लाखों में से एक है, जैसे भगवान ने जरूर किसी अच्छे कर्मों का फल उन्हें दिया था। लेकिन आज वो इस बात से भी बहुत खुश थी कि भगवान ने उन्हें एक बेटी जैसी बहू भी दे दी थी। खैर, उन्होंने मेन्यू में से कुछ नाश्ता और पहली रसोई के राशन की खीर बनाने के लिए रूहानी को कहा तो उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और सीधा वहां से किचन की तरफ चली गई। उसकी जिंदगी में अगर पढ़ाई के अलावा कोई सबसे इंटरेस्टिंग काम था तो वो था कुकिंग, जो उसे बहुत पसंद था। सुबह के 8 बजे डाइनिंग हॉल में, उस बड़े से 20 सीटर डाइनिंग हॉल में इस वक्त ठाकुर और राणावत परिवार बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहा था। सब लोग इस वक्त वहां बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद ठाकुर परिवार अपने घर वापस जा रहा था और बाकी के सब लोग अपनी ड्यूटी पर, यानी कि कोई ऑफिस और कोई कॉलेज। कुछ देर के बाद रूहानी गीता के साथ लाइट बेबी पिंक कलर की फ्लोरल डिजाइनर वाली साड़ी पहनकर हाथों में खाना लेकर डाइनिंग हॉल में आई। इस वक्त वो कलर उसके गोरे रंग पर बहुत ज्यादा फब रहा था। वहाँ ऑलरेडी सब लोग आ गए थे सिवाय आतिश के। रूहानी गीता और को सर्वेंट की मदद से सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। सबको नाश्ता देने के बाद वो एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। इन सभी चीजों के दौरान वो सिर्फ तब तक अपनी पैनी नजर से पलक, अथर्व, सरबत और किया को घूर रही थी, जिसे देखकर वो बेचारे अपना सर नीचे प्लेट में गड़ाए चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो खाने से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि रूहानी किचन में जाती, उसने आतिश को आन्या को अपनी गोद में लेकर नीचे आते हुए देखा। रूहानी ये देखकर हैरान रह गई कि आतिश ने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए थे। उसने अभी ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। बाकी सब लोगों को देखकर रूहानी को लग रहा था कि उन्हें नाश्ता बहुत ही पसंद आया होगा, इसीलिए तो वो लोग बिना एक दूसरे से कुछ कहे अपना खाना खाने में बिजी थे। लेकिन उसे इंतजार था आतिश के रिएक्शन का, कि आखिर उसे रूहानी के हाथ का बना हुआ खाना कैसा लगा। कुछ ही देर के बाद आतिश भी डाइनिंग टेबल की चेयर पर आकर बैठ गया। आन्या ने अपने दोनों हाथों को उठाकर रूहानी की तरफ उसे अपनी गोद में लेने का इशारा किया। रूहानी ने आगे बढ़कर उसे आतिश की गोद से ले लिया और सिया के बगल वाली चेयर पर बिठा दिया। उसके बाद उसने आतिश के लिए नाश्ता सर्व किया। नाश्ता करने से पहले आतिश ने कहा, अथर्व, सरबत, तुम लोगों को पता है ना कि आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है, तो मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद है कि तुम दोनों अपने फोन की जगह ऑफिस में पड़ी फाइलों में अपना टाइम स्पेंड करोगे। आतिश की ये बात सुनकर उन दोनों का तो दिल रोने का कर रहा था, लेकिन वो सिवाय अपना सर हिलाने की कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ देर के बाद जब सबका ब्रेकफास्ट हो गया तो रघुवेंद्र जी और विद्या जी खीर का एक बाइट खाते हुए रूहानी को अपने पास बुलाते हैं और उसके हाथ में एक पेपर और ज्वेलरी का रेड बॉक्स थमा कर कहते हैं, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए पहली रसोई का तोहफा। उनकी ये बात सुनकर रूहानी चुपचाप खड़ी थी, जिसे देखकर विद्या जी ने प्यार से उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, तुम हमारी बेटी के साथ बहू भी हो बेटा, इसलिए इन सब चीजों पर तुम्हारा हक बनता है, और जिन चीजों पर सिर्फ तुम्हारा हक है उसे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं ले सकता हमसे। उनके इतना प्यार से कहने पर रूहानी की नजरें आतिश के ऊपर चली गई, जो मजे से खीर खाने में लगा हुआ था, जिसे देखकर वो चिढ़ गई। और उसके बाद सब लोगों ने एक एक करके रूहानी को नेक दिया। अंत में जब आतिश की बारी आई तो सब लोग चुप हो गए, क्योंकि उन लोगों में से इस बात की हिम्मत किसी में नहीं थी कि वो आतिश से इस बारे में कुछ पूछ सके। सभी लोगों ने रूहानी के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ की थी, सिर्फ आतिश को छोड़कर। क्या रूहानी को मिलेगा आतिश की पत्नी होने का दर्जा, या उसकी पुरानी जिंदगी का सच लाएगा कोई नया तूफान? जानने के लिए सुनते रहिए सीओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिनिधि एफएम पर।
प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। कुछ देर के बाद सब लोग अपना अपना नाश्ता खत्म करके एक साथ नीचे हॉल में बैठ गए क्योंकि कुछ ही देर के बाद ठाकुर परिवार अपने मेंशन वापस जाने वाला था, जिसकी वजह से अभी दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। बाकी का काम निपटाने के बाद और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद जब रूहानी हॉल की तरफ जाने लगी तभी उसे अपने कमरे से आतिश के उसे बुलाने की तेज आवाज सुनाई पड़ी। एक पल के लिए वो अचानक से चौंक गई और डरने लगी, लेकिन तभी आतिश ने उसे दोबारा आवाज देकर अंदर बुलाया। उसने बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। उसको इस तरह जल्दी से जाता देखकर घर के सभी लोगों को उसे इस तरह जाते देख घर के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। वहीं रूहानी आतिश के बुलाने पर सीधा अपने कमरे के अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई उसकी आंखें आतिश के ऊपर ठहर गई। आतिश ब्लैक शर्ट और पैंट में खड़ा अपने हाथों में टाई का रिबन पकड़े उसे बहुत ही बुरे तरीके से घूर रहा था। दरअसल आतिश को टाई बांधना नहीं आता था। वो हमेशा अपनी टाई या तो अरशद से या फिर देवा से ही बंधवाता था, लेकिन अब तो शायद उसे उनकी जरूरत नहीं थी। आखिर उसके पास रूहानी जो थी। रूहानी ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और बिना कुछ कहे सीधा उसके हाथों से टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से आतिश की वो घूरती नजरों से अब जाकर उस बेचारी टाई को मुक्ति मिल गई थी। लेकिन उसकी नजरें रूहानी के सुंदर से चेहरे को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों और दिल को बेहद सुकून मिल रहा था, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी में बहुत कमी महसूस की थी। खैर रूहानी ने आतिश की टाई बांधी और फिर पास में ही रखे ब्लैक कलर के ब्लेजर को बुरी तरह से घूरते हुए उसे उठाकर आतिश को पहनने में हेल्प की। उसके बाद रूहानी ने धीरे से पूछा, आपको और कुछ चाहिए? रूहानी ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए अपनी नजरों को नीचे करके आतिश से जब ये सवाल किया तो आतिश ने उसे झटके से अपने करीब खींच लिया और रूहानी सीधा उसके सीने से जाकर टकरा गई। अपने सर को आतिश के सीने में किसी बच्चे की तरह छुपाकर रूहानी उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगी, जैसे उससे पूछना चाहती हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन आतिश को देखकर ये लग रहा था कि वो उसकी बात का जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने अपनी पकड़ रूहानी की कमर पर कसते हुए उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर उठाकर धीरे से कहा, अपनी नजरों को खुद के साथ कभी कभी वक्त आने पर उठाना भी सीखो। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई भी गहरा गहरा आकर कुछ भी भूल कर चला जाए, समझी? और मेरे सामने तुम्हें तो बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं। फिर थोड़ा रुककर उसने कहा, तो आइंदा से अब कभी भी तुम मुझसे अपनी नजरें नहीं चुराओगी और कभी कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे वो घर की हो या बाहर की, तुम आकर सीधा मुझे कहोगी। मैं जब भी तुमसे बात करूँ रूहानी, मेरी आंखों में देखना, समझी? आतिश के लिए अपनी फिक्र को देखकर रूहानी को बहुत अच्छा लग रहा था। आज इतने दिनों के बाद किसी ने उसे ये कहा था कि वो उसके साथ है और अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकती है। उसके डैड ने ऐसा कभी उसे नहीं कहा था। इन सब बातों के बारे में सोचते ही रूहानी की आंखें थोड़ी नम हो गई, जिसे उसने तुरंत ही नॉर्मल कर लिया और फिर अपना सर आतिश की तरफ देखकर हाँ में हिलाया तो आतिश ने उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। वो जो टेबल पर पेपर रखा है उसे लेकर आओ। आतिश ने बड़े से सोफे के सामने रखी ग्लास की टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा तो रूहानी उसे लेने के लिए उस तरफ चली गई। जैसे ही उसने पेपर को उठाया, उस पेपर पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे वो कोई बेहद कीमती चीज उसके हाथों में लग गई हो। उसने जल्दी से उस पेपर को कई बार पलट कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। उसने जब आतिश की तरफ देखा तो आतिश ने उस पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, हमारी शादी के इस पहले दिन का तोहफा, पसंद आया? आतिश के इतना कहने की देर थी कि उससे पहले ही रूहानी ने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर आतिश को अपने गले से लगा लिया। हालांकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने गले लगाया नहीं था, बल्कि वो पूरी की पूरी आतिश के ऊपर चढ़ गई थी, जिसे आराम से खड़े आतिश ने महसूस करते ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो, किसी को इस तरह गले लगाते हैं क्या? लेकिन रूहानी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है। आपको पता है मैंने इसके लिए डैड से कितनी बार कहा था, लेकिन वो हमेशा मुझे मना कर देते थे। रूहानी की बात पर आतिश ने अपने हाथ को उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे महसूस करके अब रूहानी को इस बात का ध्यान आया कि उसने अपने ओवर एक्साइटमेंट में आतिश को कसकर गले लगा लिया था। ये ख्याल आते ही रूहानी तुरंत आतिश के ऊपर से हट गई और फिर अपने लाल लाल गालों को छुपाते हुए इधर उधर देखकर बोली, आपको इस बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब मैंने तो कभी इस बारे में आपको कभी बताया तक नहीं। आतिश ने जवाब दिया, तुम्हें इस बात से अब कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और हाँ, आज रात को मुझे आने में देर हो जाएगी क्योंकि मेरी एक मीटिंग है। इतना कहकर आतिश ने उसके सर को प्यार से चूमा और फिर वहां से अपना लैपटॉप बैग लेकर चला गया। रूहानी भी उसके पीछे पीछे नीचे आने लगी, जहाँ अथर्व और सरवत्र उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों ही आगे आए और रूहानी को गले लगाते हुए बोले, बाय भाभी, हो सके तो कल के लिए माफ कर देना, लेकिन आप तो जानती है ना, आतिश भाई के सामने हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती। तभी तो देखा ना, आपने कल शादी इनकी थी और आज खुद तो ऑफिस जा ही रहे, साथ में हमें भी लेकर जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हम इनके अत्याचार को सह पाए। क्या आतिश और रूहानी के बीच शुरू होगा पति पत्नी का रिश्ता, या आतिश और रूहानी की जिंदगी में आने वाला था कोई बड़ा तूफान? जानने के लिए सुनते रहिए सीओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी जिसका नाम है सीओज डेडली लव। आतिश रूहानी से हमेशा उसकी केयर करने का वादा करता है
आतिश रूहानी को गिफ्ट देता है जिसे पाकर रूहानी बेहद खुश हो जाती है। अब आगे। अथर्व और सरबत्र की बात सुनकर रूहानी हंसने लगी। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया और फिर उन दोनों की तरफ देखा जो अपना चेहरा एक हारे हुए इंसान की तरह लटकाकर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर एक और पलक और किया जहाँ खुश हो रहे थे, वहीं वो दोनों बेचारी सी नजरों को उठाकर सिर्फ अरसद और अर्नब को देख रहे थे, जैसे अब वही उनकी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन ये क्या, उन दोनों ने तो अथर्व और सरबत्र को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां पर हो ही नहीं, और फिर सीधा वहां से रूहानी के सर पर हाथ फेर कर बाहर आतिश के पीछे चले गए, जो इन सबसे पहले ही आगे निकल गया था। सरबत्र और अथर्व को वहीं पर रुकने का कहकर रूहानी जल्दी से रसोई में गई और अगले ही पल अपने हाथ में एक कटोरी पकड़े हुए दौड़कर उनके पास आई। चलिए अब जल्दी से आप दोनों अपना मुंह खोलिए और दही शक्कर खाकर जाइए। आज आपका ऑफिस में पहला दिन है ना, और ऑफिस के साथ साथ अपने भाई के अत्याचारों को भी सहना है, इसलिए सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए। रूहानी की इस बात पर ऐश्वर्या जी, जो अभी कुछ देर पहले किचन में दही शक्कर लेने जा रही थी, वो बस एक ही जगह पर खड़ी होकर उसे देखने लगी, जिसे देखकर विद्या जी ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें इस परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखो, भगवान ने तो तुम्हें अब वो माला ही दे दी जो अपनी मोतियों को खुद पिरोकर रखती है। अब से तुम्हारे आराम करने के दिन आ गए हैं हमारे साथ, क्यों विभा? उनकी इस बात पर विभा ने मुस्कुराते हुए ऐश्वर्या जी से कहा, हाँ भाभी माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हमारे सुकून के दिन आ गए, क्योंकि रूहानी के रहते हमें अब इस परिवार की चिंता करने की और अपने बच्चों के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भले ही वो उम्र में हमारे बच्चों के बराबर है, लेकिन रिश्ते और ओहदे में बहुत बड़ी है। आप देखना, ये हमारे लिए बिल्कुल अपनी ही जैसी दो बहुएं और लेकर आएगी। उनकी इस बात पर ऐश्वर्या जी मुस्कुरा उठी। उन्हें सच में रूहानी बिल्कुल अपनी बेटी पलक की तरह लगती थी, शायद पलक से भी कहीं ज्यादा अहमियत थी उनके लिए। खैर, अथर्व और सरबत्र ने बहुत ही प्यार से रूहानी के हाथों से दही शक्कर खाया और दोबारा उसके गले लगते हुए वहां से बाहर की तरफ चले गए। उनके जाते ही रूहानी पलक और किया की तरफ मुड़ गई। उन्हें देखकर वो हंसने लगी और हंसते हुए बाकी का दही शक्कर उन दोनों को खिला दिया। रूहानी को आज शादी के बाद पहली बार अपने पेरेंट्स से मिलने जाना था। ऐश्वर्या जी ने उसे कहा था कि शाम को ऑफिस से लौट कर आने के बाद वो आतिश के साथ सिंघानिया मेंशन जा सकती है, लेकिन रूहानी जो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, उसने आतिश का इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा। आज पहली बार अपने मायके जाने के नाम से रूहानी का दिल खुशी से उछल रहा था। उसे लग रहा था कि वो घर जाकर अपने और अपने माँ बाप के बीच के सारे गिले शिकवों को दूर कर देगी। वो जल्दी से जल्दी सिंघानिया हाउस जाने के लिए तैयार हो रही थी। कुछ ही देर के बाद रूहानी ड्राइवर के साथ सिंघानिया मेंशन जाने के लिए निकल गई। जाने से पहले ऐश्वर्या जी ने एक बार उसे फिर से कहा, रूहानी, आतिश के साथ चली जाना बेटा, शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही है। रूहानी ने मासूमियत के साथ जवाब दिया, माँ, आज इनको ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, आखिरी बार जब घर से निकली थी तो माँ पापा से नाराज होकर आई थी, और देखिए ना, शनाया की शादी टूट गई और मैं उसकी जगह आतिश की पत्नी बन गई। मॉम डैड बहुत परेशान होंगे। आई थिंक मुझे उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। ऐश्वर्या जी रूहानी की फीलिंग्स को समझ गई थी। उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। खुश होते हुए रूहानी सिंघानिया मेंशन पहुंची, लेकिन रूहानी ने जैसे ही अपना कदम घर में रखा, उसे एक आवाज सुनाई। उस आवाज को सुनकर उसे झटका लगा। उसने कभी सपने में भी इस बारे में सोचा नहीं था। हॉल के एक कोने में रवीना सिंघानिया अपने पति महेश सिंघानिया से किसी बात पर झगड़ा कर रही थी। महेश सिंघानिया उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी रवीना सिंघानिया ने नफरत भरी आवाज में कहा, हाँ, क्यों क्यों चुप हो जाऊं मैं, और वो भी किस लिए? उस रूहानी के लिए, जिसकी वजह से आज मेरी शनाया जेल में है, जिसकी वजह से विक्रांत ने हमारा जीना हराम किया है। हाँ बोलो, तुम्हें पता है ना उसकी शादी हो गई है, और वो भी किसी ऐरे गहरे से नहीं बल्कि आतिश रानावत से। महेश सिंघानिया ने रवीना की बात का जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो हमें? महेश सिंघानिया ने इतना कहा ही था कि रवीना ने तुरंत अपने हाथों को झटकते हुए तेज आवाज में कहा, क्यों चुप हो जाऊं मैं? अरे तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो? अगर आतिश ने उसे अपना बना लिया तो हमारा सारा प्लान बेकार हो जाएगा। रूहानी की कीमत तब और कम हो जाएगी, और ऊपर से वो विक्रांत, उसे तो वो लड़की और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब वो आतिश की बीवी बन गई है। भूलो मत उसकी कीमत कितनी है, उतनी जितना हम पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते, समझे आप? ये बातें सुनते ही बाहर खड़ी रूहानी के पैर कांपने लगे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक बेहद महंगे क्लब में एक खूबसूरत सी लड़की ने एक 55 साल के आदमी के हाथों को अपनी थाई पर रखकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ सहलाना शुरू किया, जिससे वो और उसके सामने बैठा वो आदमी दोनों ही शराब और शबाब के नशे में एक्साइटेड होने लगे। जैसे ही उस आदमी का हाथ उस लड़की के पैरों पर गया, लड़की की आंखें हल्की सी खुल गई। आंखें खुलते ही उसकी नजर और कान दोनों ही अपने सामने बैठे आदमी के पीछे वीआईपी कैबिन के घेरे में बैठे शख्स पर पड़े, जो दो लड़कियों के बीच शराब के नशे में बैठा कब से कह रहा था, यार क्या गजब की खूबसूरत थी वो, एकदम बवाल, और इतनी खूबसूरत लड़की को सिर्फ मेरे पास रहना चाहिए, सिर्फ मेरे पास, ना कि उस कमीने के पास। पता नहीं कैसी आंखें और किस्मत दी है, पूरी दुनिया में एक ही हीरा हर बार उसे मिलता है, हर बार। आज तो इनसे भी मेरा मन नहीं भरने वाला, मुझे तो सिर्फ वो चाहिए, अपने बेड पर, अपने करीब, अपनी बाहों में, उसके जिस्म के एक एक अंग पर अपनी पहुंच छोड़ना चाहता हूँ मैं। आई वॉन्ट हर ओनली। मुझे सिर्फ रूहानी चाहिए। इतना कहकर वो लड़का किसी पागल दीवाने की तरह जोर जोर से हंसने लगा।
और एक ग्लास का सिप एक ही बार में लेते हुए उसने आजू बाजू बैठी हुई उन लड़कियों को जोर से धक्का देकर उसे अपने आप से झटक दिया। इसके बाद उस लड़के ने कहा, उसे सुनकर दूर बैठी उस लड़की की आंखों में चमक आ गई। इस बार हार नहीं मानूंगा मैं। इस बार तो आतिश राणावत की इज्जत और उसके गुरूर को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी विक्रांत रॉय नहीं। अब तो उसकी वो खूबसूरत बीवी मेरी बाहों में और मेरे बेड पर आकर ही रहेगी और तब उस राणावत का चेहरा देखने लायक होगा। आखिर क्यों रूहानी के अपने ही माँ बाप उसका सौदा करना चाहते थे? आखिर कौन था विक्रांत रॉय जो रूहानी को पाने के लिए इतना ही बेचैन था? क्या विक्रांत राय की साजिशों के चलते मिट जाएगा रूहानी और आतिश का रिश्ता? ये जानने के लिए हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए इस कहानी का सीजन 2 सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।